अस्सलामुअलैकुम इकोनोवाइज के नए एपिसोड में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत। आपने नोट किया होगा कि मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं। अली, इस इकोनॉमी में अपने ऊपर 850 रुपये लगा लेना, ये आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी बात है। और पेट्रन इसको लिख लें क्योंकि उन्होंने इस पे करने हैं इवेंचुअली। तो इंट्रो। हाँ जी, तो अली, पहला सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो माली बहरान है वो मज़ीद बढ़ गया है और वो 1 खरब तक पहुंच गया। और हुकूमत सोच रही है कि MTIs यानी कि मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट्स का बजट गस्प कर लिया जाए। और साथ उन्होंने बैंक से भी डिटेल्स मांग ली हैं कि बताएं फंड कहाँ पड़े हुए हैं। तो ये क्या हो रहा है? जब पहली चीज़ तो ये है कि पीटीआई, आपको याद होगा, हर चीज़ में गजिलियंस की बात करती थी। मतलब वो छोटी मोटी बात नहीं करते थे। वो कहते थे कि 200 अरब डॉलर लगेगा और ये और वो लाएगी। लाएगी। तो फाइनली उन्होंने गजिलियन किसी चीज़ में अचीव कर लिया है जो डेफिसिट है। हम इस पे पहले भी बात करते आ रहे हैं। मतलब केपी जो था, ये फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ज़्यादा मिसमैनेज था। पिछली टर्म से शुरू हुआ था बात, जब असद उमर साहब वहाँ जाके मशवरे दिया करते थे। फिर वो तैमूर झगड़ा साहब आ गए। मैकेंजी जहाँ भी आता है नॉर्मली कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है उसका। तो तैमूर झगड़ा झगड़ा साहब भी एक्स मैकेंजी हैं। फिर इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ थी, आई थिंक प्रॉब्ली, जो मतलब केपी के साथ मतलब इफेक्टिवली जिसकी वजह से वो MTIs का बजट भी अब काटना चाह रहे हैं, वो है बेसिकली सेहत कार्ड का रोल आउट था। बिकॉज इफेक्टिवली उस पर कोई अपर लिमिट नहीं है, कोई चेक नहीं है। गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक हेल्थ से विड्रॉ कर ली है। तो अब अगर आप चाहें भी कि लोगों को सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज की सहूलत देना चाहें, तो इफेक्टिवली वो, आई एम श्योर कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्रम्बल कर चुका होगा बहुत ज़्यादा हद तक। तो वो अब बेसिकली वो सेहत कार्ड की पेमेंटें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी, मतलब फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट भी मतलब काफ़ी ज़्यादा है। वो हमें याद है एक दफ़ा वो आप BRT जो था, वो पूरी BRT बन गई थी, तो बाद में पता चला था कि वो बस के साइज़ से थोड़ी सी कम है। तो इस तरह की मिसमैनेजमेंट्स हैं। मतलब एक पूरी सीरीज़ है। मतलब वो जब आप वो लाते हैं ना, वो कॉरपोरेट प्राइवेट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाले लोगों को लाते हैं कि वो आपके लिए ये मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो फिर यही होता है। मतलब जो हो रहा है केपी के साथ बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ये मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी हमें कोई पहले तवक्को नहीं थी। अच्छा, न्यूजीलैंड, जिसकी प्राइम मिनिस्टर में बड़ी पसंद है, वहाँ अभी भी हैं। अभी भी हैं। अच्छा। वहाँ पे बाय नाउ पे लेटर वाले जो प्रोवाइडर्स हैं उन पे वो रेगुलेशन आयद करने का सोच रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? ये बेसिकली जो बाय नाउ पे लेटर है, ये एक तरह से देखा जाए तो मतलब ये आपका सारा क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री इसी तरह की चीज़ होती है। हमारे यहाँ भी वो किस्तों के ऊपर वो मोटरसाइकिलें बेचते हैं और इस तरह की चीज़ें बेचते हैं। अच्छा, इसमें जो इशू आता है ना, फिर सिमिलरली जब आप मतलब अगर इसको एक्सटेंड करें थोड़े ब्रॉडर स्केल के ऊपर, तो जो ये होम मॉर्गेज है वो भी इसी तरह की चीज़ है। तो इसमें एक्चुअली मतलब इशू ये आता है कि सेल्स वाले जो होते हैं उनके लिए सेल्स टारगेट होते हैं जो उन्हें पूरे करने होते हैं। ठीक है, उनका बोनस शोनस इसके साथ लिंक्ड होता है। आपको भी अक्सर चलते फिरते में कॉलें आ जाती होंगी, जी हम फलाने .com से बोल रहे हैं, आप प्लॉट देना चाहते हैं, आप अपार्टमेंट देना चाहते हैं, आप मोटरसाइकिल देना चाहते हैं, आप घड़ी लेना चाहते हैं बिल्कुल, मुझे किस्तों तो पे। अक्सर इस तरह की बातें भी वो बताते हैं कि आपके लिए बहुत ही प्यारी डील है, सिर्फ 4 करोड़ का अपार्टमेंट है। वेरी नाइस। हाँ। बहुत खूब, उनको पता है कि आप कर सकते हैं, तो इस वजह से वो आपको कॉल करते हैं। मुझे 4 करोड़ तक नहीं जाते, मेरे 20-30 लाख पे ही रहते हैं मेरे साथ। तो वो बेसिकली चक्कर ये है कि सेल्स वालों का क्योंकि इंसेंटिव होता है कि वो सेल्स टारगेट अचीव करें, तो वो उसमें बेसिकली करते ये हैं कि वो लोग जो इसको अफोर्ड नहीं भी कर सकते होते, उनको भी बेसिकली सेलें साइन करते जाते हैं, अपने बोनस निकाल लेते हैं। और उसके बाद होता ये है कि सो फॉर इंस्टेंस, मतलब अगर आपने एक मोटरसाइकिल बेच दी है किसी ऐसे बंदे को जिसकी बेसिकली तनख्वाह ही 25,000 है, और उसने 6 महीने या 8 महीने 10-10 हज़ार की किस्त देनी है उसमें से, तो मतलब लॉजिकल सी बात है कि बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए कि इस चीज़ को मैनेज करे। मगर उसको दे दिया। अब उसके बाद ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बताने का मतलब ये दुनिया सारी में मसला होता है। मतलब इफेक्टिवली देखा जाए तो एक तरह से 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, वो भी यहीं से शुरू हुआ था कि मॉर्गेजेस ऐसे लोगों को भी दे दी गई थी जो मतलब अफोर्ड नहीं, दूध मतलब इफेक्टिवली एक टैक्सी ड्राइवर जो था उसने 3-3 घर खरीदे हुए थे और इस तरह की चीज़ें थी। तो एबिलिटी टू
पे जो थी वो असेस नहीं की जा रही थी। वो तो हो गया फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर में ऐसे हो जाता है, बट न्यूजीलैंड एक्चुअली जो है वो एक स्टेप आगे जा रहा है, क्योंकि अब बेसिकली कंज्यूमर कंपनीज जो हैं ये खुद भी इस तरह की स्कीम्स लॉन्च करती हैं। मसलन मतलब आपने इवन जो बेसिकली मिडिल टीयर रिटेल है वो भी, मतलब सो फॉर इंस्टेंस दराज वगैरह जो हैं वो भी आपको क्रेडिट ऑफर करते हैं। सिमिलरली मतलब इवन यूएस वगैरह में चले जाएं तो जनरल इलेक्ट्रिक वगैरह जो है उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस लाइन जो है वो ये होती है लीजिंग, फॉर इंस्टेंस ऑटोमोबाइल्स का बहुत बड़ा। तो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट बेसिकली अब इस चक्कर में है कि जी इनको रेगुलेट किया जाए और इनको पाबंद किया जाए इन कुछ कई चीज़ों के ऊपर। मसलन फॉर इंस्टेंस पहली चीज़ ये है कि अगर ये किसी को बाय नाउ पे लेटर किस्म की डील दे रहे हैं तो ये एक प्रोसेस हो इस चीज़ को स्क्रूटनाइज करने का कि वो लोग इसको पे करने की एबिलिटी भी रखते हैं या नहीं रखते हैं, उनकी एग्जिस्टिंग क्रेडिट सिचुएशन क्या है, उनकी इनकम सिचुएशन क्या है। दूसरी चीज़ जो टर्म्स ऑफर कर रहे हैं आया वो फेयर हैं या नहीं है। मतलब ये ना हो कि 50,000 की चीज़ जो है वो 8 महीने की किस्तों में 1,20,000 में बेच रहे हों। सो इस तरह की रेगुलेशन है जिसको न्यूजीलैंड इंट्रोड्यूस करवा रहा है किसी हद तक। मतलब जो बेसिकली सेंट्रल बैंक्स या गवर्नमेंट्स ने मॉर्गेज के हद तक तो ये किया था, बट उससे आगे ये पहली कोशिश है। और आई थिंक जिस तरह चीज़ें चल रही हैं बाकी जगहों पर भी इस रेगुलेशन को एक तो ग्रेजुअली ये आएगी, दूसरा इसकी ज़रूरत भी है। अच्छा, तीसरा सवाल जो है वो बॉलीवुड के मुतल्लिक है कि वहाँ पर आजकल एक अजीब सा मसला चल रहा है, और वो ये कि जो फिल्म बनाने वाले हैं वो ओटीटीज़ के पास जा रहे हैं एक्सक्लूसिव रिलीज़ के लिए, और ओटीटीज़ आगे से कहते हैं कि नहीं, ये एक्सक्लूसिव रिलीज़ में बड़ा ख़र्चा होगा प्रमोशन का, तो आप ऐसा करें कि फ़िल्म को थिएटर में लगा लें और जब उतर जाएगी तो हम ले लेंगे। और इसकी वजह से बहुत सारी फ़िल्में रुकी हुई हैं, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के साथ फ़िल्में रुकी हुई हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? अच्छा, एक तो बड़ी सीधी सी चीज़ है कि जब ये नेटफ्लिक्स और अमेज़न और मतलब इवन ये डिज़नी, हॉटस्टार और मतलब इस तरह की दूसरे लोकल और इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए थे, तो उसके बाद इस चीज़ का तो इम्कान बिल्कुल था कि जो कन्वेंशनल फिल्म इंडस्ट्री मॉडल, बिजनेस मॉडल है वो डिसरप्ट होगा। अच्छा, वो उसको थोड़ा सा जो बेसिकली झटका मजीद लग गया वो ये लग गया कि बीच में कोविड आ गया, और कोविड आने की वजह से सिनेमा वगैरह भी बंद हो गए। अब जब सिनेमा वगैरह बंद हुए तो उसने एक चीज़ ये की कि उसने एक्चुअली कंज्यूमर को एक, वो जिसको कहते हैं ना, एक सेट इन्वायरमेंट दे दिया जिसमें उसकी प्रेफरेंसेस और सब कुछ जो है वो चेंज होना के लिए, मतलब उसके पास ऑप्शन ही नहीं था कि वो सिनेमा जाता, बिकॉज सिनेमा बंद था। तो वो नेटफ्लिक्स पे जाता था, अमेज़ॉन पे जाता था, दूसरे प्लेटफॉर्म से जाता था, जो फिल्म्स वगैरह अवेलेबल होती थी वो देखता था, 3-4 घंटे इंजॉय करता था, बाकी काम शाम करता था, घर पे भी होता था मोस्टली सारा टाइम पे। अच्छा, उसके बाद ये हुआ है कि ये सो फॉर और ये चीज़ बेसिकली एक सो फॉर इंस्टेंस कोविड ने ना इसमें एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करना शुरू किया। इवन कोविड से पहले भी एक सर्वे हुआ था न्यूयॉर्क में रेस्टोरेंट्स का, और सर्वे में रेस्टोरेंट्स ने बेसिकली अपना सबसे बड़ा कंपटीशन जो था वो किसी रेस्टोरेंट को नहीं बताया था। जब वो सवाल पूछते थे वो कहते थे हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन नेटफ्लिक्स है, क्योंकि पहले ये होता था कि लोग जो थे वो बाकायदा मतलब प्लान करते थे, मूवी देखते थे, उससे पहले या बाद में रेस्टोरेंट आके खाना खाते थे, दोस्त वगैरह मिलते थे। अब होता ही है कि वो कोई कहता है मूवी देखनी है, वो कहता है अच्छा मेरी तरफ आ जाओ, मतलब टीवी स्क्रीन वगैरह भी बड़ी हैं, उस पे वो नेटफ्लिक्स पे मूवी लगाते हैं, साथ वो टेक अवे से या बेसिकली होम डिलीवरी का ऑर्डर करते हैं, वो पिज़्ज़े चीज़ें खाना शाना आ जाता है, और वो बेसिकली खाना खाते हुए अपने कंफर्ट स्पेस में। अच्छा, जब कोविड आया तो उसके बाद तो ये चीज़ मतलब इफेक्टिवली उसकी वजह से एक्सेलरेट हो गई। अच्छा, अब इंडिया में इशू ये हो गया है कि कोविड के बाद सिनेमा वगैरह तो अब खुल गए हैं, कुछ साल से ऊपर हो गया है, लेकिन कोई फिल्म चल नहीं रही है। अगर आप मतलब डाटा शाटा देखें, मैं आपसे ही ये बातें मुझे पता चलती रहती हैं। तो मतलब इंडिया में इस वक्त इशू ये है कि वो जो एक टाइम होता था कि आपको, और मतलब एक्चुअली अगर आप वैसे भी बॉलीवुड को भी देखें तो बॉलीवुड को साल में कई 100 फिल्में बनाता था, लेकिन उसमें से हिट को 4-5 होती थी, और वो मतलब कुछ कुछ साल तो ऐसे भी होते थे कि एक आधी हिट ही होती थी। लेकिन हिट फिल्म जो है ना वो बेसिकली पूरी की पूरी वैल्यू चेन को चलाने के लिए काफ़ी होती है। उसकी वजह ये होती है कि वो एक सिनेमा वाला, अगर हम सिनेमा वाले से शुरू करते हैं
तो सिनेमा वाले को इस चीज़ का पता है कि अच्छा ठीक है मैं बाकी फ़िल्में चलाता रहूँ और उस पे मैं ब्रेक इवन या लॉस में भी हूँ, तो एक को बड़ी फ़िल्म आएगी, कोई सुपरस्टार टाइप की फ़िल्म आएगी और मैं अ, उसमें अपने सारे साल की कसर पूरी कर लूँगा। उससे भी एक लेवल आगे चले जाएँ, जो सिनेमा का कैंटीन वाला है वो भी एक्चुअली इसी असम्पशन के ऊपर काम कर रहा होता है वहाँ पे। उससे पीछे आ जाएँ तो स्टूडियो वाले भी बेसिकली, और डिस्ट्रीब्यूटर भी, और फ़िल्म मेकर भी, और प्रोड्यूसर भी। सो बेसिकली एक पूरी वैल्यू चेन जो है वो इसी असम्पशन के ऊपर काम कर रही होती है कि कुछ 100 फ़िल्में आएँगी, उसमें से कोई 30-40 ब्रेक इवन करेंगी, कोई 1, 2, 3 जो हैं वो हिट होंगी। अब इशू पहला तो ये आ गया सिनेमा वाली साइड पे कि हिट जो है वो आ नहीं रही है। आई थिंक उसमें 2 वजह हैं। एक वजह तो ये है कि जब ये कोविड-शोविड के टाइम पे ना ओटीटी सॉर्ट ऑफ एक ईज़ी मनी बन गया था प्रोड्यूसर्स के लिए। सो वो बेसिकली अब वो उनका ख्याल है कि वो इसी मॉडल को मतलब कंटिन्यू करना शुरू करें। अब इशू ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस आप नेटफ्लिक्स वगैरह को देखें, तो वो कहते हैं अच्छा यार वो टाइम तो बेसिकली, क्योंकि मतलब इन ऑल फेयरनेस ये सब के सब भी जो हैं ये अभी वो बिजनेस मॉडल्स हैं जो मैच्योर नहीं हुए। मतलब अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स ओटीटी का मॉडल अभी एक मैच्योर बिजनेस मॉडल नहीं है। सो इसमें इन ये हिसाब किताब लगाते हैं कि अगर हम कोई एक्सक्लूसिव उठाते हैं तो उसकी हमें इतनी एक्सटेंसिव मतलब मार्केटिंग करनी पड़ती है कि वो मार्केटिंग की वजह की हमारी कॉस्ट ही जस्ट जब तक नहीं आएगी तब तक वो जस्टिफाई नहीं होगा। फिर दूसरी चीज़ ये कि इनके लिए मतलब अगेन एक तो नेचुरली उधर था, जब कोविड था तो कोविड में तो सीधी सी बात है ऑप्शन ही कोई नहीं था किसी के पास, इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, नेटफ्लिक्स वालों के पास भी, व्यूअर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, बनाने वाले के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। तो वहाँ तो ये बड़े आराम से हो जाता था कि जनाब हम बस यही एक ऑप्शन है, चलें यहाँ चला लेते हैं। अब इशू ये है कि नेटफ्लिक्स के लिए जो ये मतलब बेसिकली अभी ओटीटी पे फिल्म उठाते हैं तो उसकी एक सर्टेन कॉस्ट है, उसकी मार्केटिंग रिलेटेड कॉस्ट है। मतलब सो दिस इज अ साइजेबल इन्वेस्टमेंट ऑन देयर पार्ट, या अमेजोन है या जो कोई भी है। अच्छा अब वो ये कहते हैं कि उस हमें उतने व्यूअर नए नहीं मिल रहे, हमें उतने नए यूज़र सब्सक्राइब नहीं कर रहे कि हम इतनी एक्सटेंसिव बाइंग को जस्टिफाई कर सकें। सो वो कहते हैं अच्छा फिर आप हमारे साथ उसी मॉडल पे आ जाएं जो हमारा दूसरा मॉडल है, जिसके अंदर आप इसको सिनेमा में रिलीज़ करें, उसके बाद हम आप हमें दे दें, हमारे साथ आपका एक रॉयल्टी शेयरिंग एग्रीमेंट होगा, जितनी व्यूइंग होगी उसके हिसाब से हम आपको पे करते जाएंगे। तो एक वजह जिस वजह से अब उसमें इशू ये हो गया कि लोगों ने बेसिकली फिल्में ये सोच के बनाई थी कि नेटफ्लिक्स इसको उठाता जाएगा और चलाता जाएगा। जब वो सिनेमा में उसको लेके जा रहे हैं तो इस वक्त थोड़ी सी यूज़र एपेटाइट जो है वो कम है। अच्छा इसमें मेरा ख्याल ये है कि बॉलीवुड में ना अगले 4 से 6 महीने मे बी एक्चुअली डिसाइसिव हूँ। और उसकी वजह ये है कि मतलब वो जो दो सुपरस्टार हैं इंडिया में, जो एक्चुअली इंडस्ट्री को 20-25 साल से जिनकी वो मतलब हिट आती है तो पूरा साल गुजर जाता है, मतलब सलमान खान और शाहरुख, उनकी फिल्में लाइंड अप हैं। तो अगर तो वो फिल्में अच्छा काम कर जाती हैं तो मेरा ख्याल है कि साइकिल दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। और अगर वो फिल्में काम नहीं कर सकती, किसी वजह से फ्लॉप हो जाती हैं, तो फिर आई थिंक प्रॉब्ली वो जिसको कहते हैं ना, मतलब एक तो बॉलीवुड का क्राइसिस थोड़ा सा मज़ीद कंटिन्यू करेगा, और दूसरा ये कि फिर सबको दोबारा बड़ा चेस बोर्ड पे दोबारा ड्राइंग बोर्ड चेस पे बोर्ड आना पर ड्राइंग चाहिए। बोर्ड पे आना पड़ेगा और एक पूरा नया बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा कि अब इस सारी सिचुएशन के अंदर मतलब अब जो वो 200-300 करोड़ वाली फिल्मों होती थी, और जो स्टार्स कई कई मतलब टेंस ऑफ करोड्स या एक साइजेबल चंक मतलब वो डबल डिजिट परसेंटेज में फिल्म का रेवेन्यू लेते थे, वो वाले मॉडल्स को शायद अब फिर बेसिकली रिकंसिडर करना पड़े, शायद छोटे बजट की फिल्में बनना शुरू हों, शायद कोई और बिजनेस मॉडल आना शुरू हों। बट आई थिंक ये 4 से 6 महीने जो हैं अगले, ये जिसमें बेसिकली जो सुपरस्टार की को 2-3 फिल्में लाइंड अप हैं, ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है। इसमें आई थिंक बॉलीवुड जो है उसके बारे में पता चलेगा कि उस आया वो पुराना बिजनेस मॉडल रिवाइव होता है या बॉलीवुड को कोई नए बिजनेस मॉडल की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। आपने नोट किया है कि हमने सवाल कम कर दिए हैं, यानी शो का दौरानिया कम कर दिया है, लेकिन नंबर ऑफ एपिसोड्स हम बढ़ाने लगे हैं। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप
ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें, क्योंकि हमें पता है कि मिन हैसुल कौम पाकिस्तान का जो अटेंशन स्पैन है वो मियां नवाज शरीफ जितना है। तो ये भी मेरा एक आप लोगों पर एहसान है, इसको याद रखिएगा और इसको आप फेवर रिटर्न कर सकते हैं बाय बिकमिंग माय पेट्रन, सेंडिंग मनी थ्रू जैज़ कैश, इजी पैसा, रास्ट। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इस एपिसोड को शेयर करने से आपको कोई नहीं रोक रहा। खुदा हाफिज़।